आज की कहानी एक ऐसी बेटी की है जो कि अपने बूढ़े पिता को एक बलात्कार के आरोप से बचाना चाहती है, क्योंकि उसकी नजर में उसके पिता एक आदर्श पिता हैं और उसे यह लगता है कि उसके पिता पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। अब क्या है आखिर सच, यह जानने के लिए आपको इस स्टोरी को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इसका अंत आपको निशब्द कर देगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की शानदार मूवी जिसका नाम है गार्गी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गार्गी को, जो कि एक स्कूल की टीचर है और उस स्कूल में बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं। लेकिन गार्गी का दिमाग स्कूल में ना होकर कुछ और ही सोच रहा होता है। इतने में ही उसे उसके होने वाले फ्यूचर पति का फोन आता है, जो कि गार्गी को बताता है कि उसके घर वालों को दहेज चाहिए है, जिस पर गार्गी उसे यह कहकर मना कर देती है कि वह अपने पिता पर और प्रेशर नहीं डालना चाहती। जिस पर उसका मंगेतर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे परिवार को यह रिश्ता मंजूर है। उसके बाद गार्गी सभी बच्चों के पेपर कलेक्ट करके स्टाफ रूम में लंच करने जाती है। तभी वहाँ टीवी पर एक न्यूज प्रसारित होती है कि चेन्नई में 4 लोगों ने मिलकर 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उन्होंने पहले उसे ड्रग दिया और फिर उसके बाद उसका बलात्कार किया। पुलिस ने उन सभी अपराधियों को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। अब वहाँ बैठे बैठे स्टाफ के सभी लोग इस न्यूज को ध्यान से सुनते हैं, सिवाय गार्गी के। वह इस न्यूज पे ध्यान नहीं देती, जबकि टीवी पे जो एरिया दिखाया जाता है वह गार्गी के घर के पास ही होता है। न्यूज सुनकर सभी टीचर आपस में बात करते हैं कि आजकल कोई भी सेफ नहीं है। तभी टीवी पर एक और ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं कि एक और 5वां अपराधी भी पकड़ा गया है, जो कि उसी एरिया का है। अब यह न्यूज सुनकर गार्गी टीवी की तरफ देखने लगती है, क्योंकि न्यूज में जो अपार्टमेंट दिखाया जा रहा था, गार्गी के पिता ब्रह्मानंद उसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। और उस न्यूज को देखते देखते ही गार्गी अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है कि आखिर कैसे उसके स्कूल के मैथ के टीचर ने उसे गलत इरादे से छुआ था। उसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट में, जहाँ गार्गी अपने घर जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पिता अभी तक घर नहीं आए हैं और उसकी बहन अक्षरा भी बाहर पार्क में खेलने गई है, जो कि वो भी अभी वापस नहीं आई है। दोस्तों, गार्गी के पिता ब्रह्मानंद शांति अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और उसकी माँ घर से ही डोसे का बैटर बनाकर बेचा करती है। अब गार्गी की बहन अक्षरा घर आती है, जिसपे गार्गी उसे लेट घर आने पर डांटती है, तो वह उसे बताती है कि शांति अपार्टमेंट में पुलिस की भीड़ होने की वजह से वह लेट हो गई। उसके बाद गार्गी अपने पिता ब्रह्मानंद को फोन करती है, लेकिन उनका फोन बंद होता है। फिर वह अपने पिता को ढूंढने शांति अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ वह एक लेडी कांस्टेबल से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर वह कहती है कि यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ को पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने ले गई है। तभी वहाँ पर सेंड्रा नाम की एक लड़की आती है। सेंड्रा के पिता गार्गी के पिता के साथ ही वहाँ काम करते हैं और उन्हें भी पुलिस अपने साथ पूछताछ करने के लिए थाने ले गई होती है। अब गार्गी वहाँ से अपने घर जाती है और अपनी माँ के पूछने पर वह उनसे झूठ कह देती है कि पापा की आज नाइट शिफ्ट है, इसलिए वह घर नहीं आएंगे। तभी वहाँ पर सेंड्रा आती है, जिसके साथ गार्गी थाने जाती है, लेकिन वह अपनी माँ से कहती है कि मैं सेंड्रा के पिता को हॉस्पिटल देखने जा रही हूँ। जिसके बाद गार्गी की माँ कहती है कि तुम अपने पिता की शुगर की दवा भी मार्केट से लेकर उन्हें दे देना, क्योंकि बीपी की दवा उनके पास है। उसके बाद गार्गी मेडिकल स्टोर पहुँचती है, जहाँ हम देखते हैं इंद्रस्त को, जो कि अपने फोन में एडवोकेट भानु प्रताप का वीडियो देख रहा होता है। इतने पर ही गार्गी उसे शुगर की एक टैबलेट मांगती है, लेकिन इंद्रस्त उससे कहता है कि एक टैबलेट में शुगर ठीक नहीं होती, आप पूरा पैकेट ले लो। लेकिन गार्गी के पास वहाँ पे उतने पैसे नहीं होते, और तो और सेंड्रा के पास भी पैसे नहीं होते। जिस पर गार्गी वहाँ अपना नाम और नंबर देकर पैसे दूसरे दिन देगी कहकर टैबलेट लेकर वहाँ से थाने के लिए निकल जाती है। अब वहाँ सेंड्रा के पिता नशे की हालत में बाहर बैठे होते हैं, जिससे गार्गी अपने पिता का नाम लेकर पूछती है कि मेरे पापा ब्रह्मानंद कहाँ हैं। अब ब्रह्मानंद का नाम सुनते ही एक पुलिस वाला चौंक जाता है और वह गार्गी को अंदर इंस्पेक्टर बेनिक्स से मिलने को बोलता है। अब गार्गी इंस्पेक्टर से अपने पिता के बारे में पूछती है, लेकिन इंस्पेक्टर गार्गी से पूछताछ करने लगता है, जिस पर गार्गी उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। अब इंस्पेक्टर गार्गी से कहता है कि तुम यह शहर छोड़कर जल्द से जल्द चले जाओ, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। तब वह बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को सामूहिक दुष्कर्म के लिए पकड़ा है। यह सब सुनकर गार्गी चौंक जाती है। वह इंस्पेक्टर से कहती है कि यह सब एक गलतफहमी है, मुझे मेरे पिता से मिलवाइए। जिस पर इंस्पेक्टर उसे शांत होने को कहता है। वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे पिता को कहाँ रखा गया है। वह गार्गी से कहता है कि मैंने पूरे 1 महीने ब्रह्मानंद को ऑब्जर्व किया और पूरे सबूत होने पर ही मैंने उसे गिरफ्तार किया है। तभी वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर गार्गी को वहाँ से जल्द जाने को बोलता है। अब गार्गी बाहर आकर एडवोकेट भानु प्रताप को फोन करके उनसे हेल्प मांगती है, जिसपे एडवोकेट भानु प्रताप उससे कहता है कि तुम्हारे पिता पुलिस की कस्टडी में ही है, लेकिन उन्हें कहाँ रखा गया है यह कोई नहीं जानता। तुम वहाँ से जल्द अपने घर जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। उसके बाद गार्गी देखती है कि एक पुलिस वाला थैले में कुछ दवाइयाँ लेकर कहीं जा रहा होता है। गार्गी वह दवाइयाँ देखकर समझ जाती है कि यह
शुगर और बीपी की दवा है। उसके बाद वह उसका पीछा करने लगती है, जहाँ वह देखती है कि उसके पिता को वहीं एक कमरे में बंद किया गया है। अब उसे ऐसा करते एक लेडी कांस्टेबल देख लेती है, जिसके लिए उसे इंस्पेक्टर बेनिक्स के पास ले जाया जाता है, जहाँ इंस्पेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे पिता के खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत हैं और उसे उम्र कैद होगी ही और तुम कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद गार्गी पुलिस की जीप से घर चली जाती है। उस रात गार्गी इतने तनाव में होती है कि वह अपने मंगेतर का फोन भी नहीं उठाती। अब सुबह होते ही वह अखबार में अपने पिता की न्यूज देखती है, जो कि पूरे शहर में वायरल हो जाती है। उसके बाद गार्गी एडवोकेट भानु प्रताप को फोन करती है। वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया वाला गार्गी को खिड़की से बातें करते हुए सुन रहा होता है। भानु प्रताप गार्गी और उसके परिवार को मीडिया से दूर रहने को बोलता है और 11 बजे उसे कोर्ट बुलाता है, जिस पर गार्गी भी अपनी माँ और बहन को बाहर जाने से मना कर देती है और कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाती है। गार्गी के बाहर आते ही मीडिया उसे घेर लेती है और उसकी फोटो खींचने लगती है, लेकिन गार्गी वहाँ से ऑटो में बैठकर निकल जाती है। अब मीडिया भी उसके घर के बाहर ही लाइव कवरेज चलाकर पूरी न्यूज को वायरल कर देती है। कोर्ट पहुंचकर गार्गी को वहाँ पर इंद्रस्त मिलता है। अब गार्गी उसे उसके 380 रुपए देने लगती है, लेकिन वह कहता है कि मुझे एडवोकेट भानु प्रताप ने तुम्हें लेने भेजा है और मैं भी एक एडवोकेट हूँ और उन्हीं के अंडर ही काम करता हूँ और साथ में पार्ट टाइम मेडिकल शॉप पर भी काम करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मानंद को, जिसे पुलिस लेकर जा रही होती है और सभी लोग बाहर उसका विरोध कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी उस भीड़ में ब्रह्मानंद पर कूदकर झपटता है, जिससे गार्गी का ध्यान अपने पिता की ओर जाता है और वह उनसे मिलने के लिए भागती है। तो वहीं उसी भीड़ में एक आदमी ब्रह्मानंद पर चाकू से हमला करने वाला होता ही है, लेकिन इंस्पेक्टर बेनिक्स उसे देख लेता है, जिसके बाद वह वहाँ से भाग जाता है। तभी उसी भीड़ में कोई ब्रह्मानंद के सर पर कांच की बोतल से हमला कर देता है। अब यह सब देखकर गार्गी वहीं रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने पिता की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। फिर वह इंद्रस्त के साथ एडवोकेट भानु प्रताप के ऑफिस में जाती है, जहाँ भानु प्रताप उससे यह केस लेने को मना कर देते हैं। वह गार्गी से कहते हैं कि बार काउंसिल ने किसी को भी यह केस लेने से मना किया है, क्योंकि यह मामला 9 साल की बच्ची का है। अब गार्गी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह अपना करियर दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए वह केस लेने से गार्गी को साफ मना कर देते हैं। अब गार्गी वहाँ से निराश होकर जाने लगती है। तभी इंद्रस्त उससे सलाह देता है कि तुम फ्री लीगल एड सेल जाओ, क्योंकि जब कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो सरकार उन्हें फ्री में लॉयर देती है। गार्गी वहाँ भी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसका केस कोई एडवोकेट लेना नहीं चाहता। अब वह निराश होकर इंद्रस्त से कहती है कि आप ही भानु प्रकाश सर को मनाइए, लेकिन इंद्रस्त कहता है कि मैं तो उनका सिर्फ एक जूनियर हूँ। वह गार्गी को समझाता है कि तुम अब ऐसे पब्लिक में निकलना कम करो, क्योंकि इस मामले का प्रोटेस्ट बहुत जोरों से चल रहा है। अब रास्ते में ही गार्गी को पजानी मिलता है, जो कि उसका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है, जो गार्गी से कहता है कि हम शादी करके तुम्हारी माँ और अक्षरा के साथ बेंगलोर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन गार्गी उसे मना कर देती है। वह उसे बहुत समझाता है। तब गार्गी कहती है कि यदि तुम्हारे पिता के साथ यह सब होता तब तुम भी किसी की नहीं सुनते, इसलिए मैं अपने पिता को ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दोनों में काफी बहस होने के बाद गार्गी अपने घर पहुंचती है, जहां टीवी पर उसके पिता के बारे में ही खबर चल रही होती है, जिसे देख गार्गी की माँ रोने लगती है। तभी वहाँ पर इंद्रस्त आता है, जो कि गार्गी को बताता है कि मुझे हकलाने की आदत है, लेकिन उसके बावजूद मैं सभी काम कर लेता हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे पापा का केस लड़ना चाहता हूँ। जिस पर गार्गी उसे सुबह मिलने को बोलती है, जिसके बाद इंद्रस्त वहाँ से चला जाता है। अब अगले ही दिन गार्गी अपने स्कूल जाती है, जहाँ उस स्कूल का प्रिंसिपल उसे अब तक की सैलरी देकर जॉब से निकाल देता है और उससे कहता है कि इस केस के फैसला होने तक आप स्कूल नहीं आ सकते। वहीं दूसरी तरफ बार एसोसिएशन इंद्रस्त की बहुत आलोचना करता है, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी उसने ब्रह्मानंद का केस ले लिया। और वहीं दूसरी तरफ गार्गी के घर के बाहर उसकी दीवार पर लोगों ने बहुत सारे खराब कमेंट लिख देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद गार्गी अपनी हिम्मत नहीं हारती। फिर अगले ही दिन गार्गी इंद्रस्त के साथ अपने पिता से मिलने जेल जाती है, लेकिन वहाँ उसे अपने पिता ब्रह्मानंद से मिलने नहीं दिया जाता, जिस पर वह वहाँ से निराश होकर लौट जाते हैं। तो वहीं एडवोकेट भानु प्रकाश इंद्रस्त को समझाता है कि तुम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने नहीं टिक पाओगे, तुम अपना करियर बर्बाद मत करो, छोड़ दो ये केस। लेकिन यहाँ पर तो इंद्रस्त के पास होने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वह भानु प्रकाश की बात नहीं मानता। अब कोर्ट की हियरिंग का दिन आता है, जहाँ गार्गी कोर्ट रूम के बाहर ही उदास होकर बैठी रहती है। जज वहाँ पर सरकारी वकील से विक्टिम यानी कि उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर वकील जज को बताता है कि मेडिकल कंडीशन खराब होने के कारण विक्टिम यहाँ पर नहीं आ पाई, और वह जज को बोलता है कि विक्टिम पहले ही 5वें अपराधी ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई कर चुकी है। वह जज से आगे की कार्रवाई को शुरू करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसपे इंस्पेक्टर बेनिक्स को वहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। वह जज से कहता है कि आरोपी
आरोपी नंबर 1 मुकेश शांति अपार्टमेंट में ही काम करता था। मुकेश रोज 5 से 5:30 बजे के बीच डॉग को सीढ़ियों से घुमाने ले जाता था, क्योंकि लिफ्ट में डॉग्स अलाउ नहीं थे। और इसी टाइम पर रोज विक्टिम वहाँ डॉग को सीढ़ियों पर खिलाने आती थी, क्योंकि वहाँ के लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत कम करते थे होता था, इसलिए वहाँ पर इनके अलावा कोई और नहीं होता था। अब आरोपी मुकेश यह बात अपने 3 दोस्तों को बताता है, जो कि उसके साथ ही वहीं शांति अपार्टमेंट में अलग अलग काम करते थे। उसके बाद अगले ही दिन चारों लोग प्लानिंग करके उस बच्ची को ड्रग्स देकर उसके साथ सामूहिक दुराचार कर देते हैं। और जब इन्हें पता चलता है कि मामला पुलिस तक हो गया है, तो फिर चारों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस की एक स्पेशल फोर्स इन चारों लोगों को उड़ीसा से गिरफ्तार करती है और इनका डीएनए भी मैच हो जाता है। फिर विक्टिम के सामने इन्हें पेश किया जाता है, जहाँ विक्टिम इन्हें पहचान लेती है। लेकिन तभी विक्टिम वहाँ रोते हुए अपने पापा से 5वें अपराधी के बारे में बताती है कि इनके अलावा एक और अपराधी भी है। जिसके बाद पुलिस केस की शुरू से तहकीकात करती है और उसे पता चलता है कि आरोपी ब्रह्मानंद 6:30 बजे विक्टिम को घर पहुंचाया, जबकि मुकेश और उसके 3 दोस्त 6 बजे ही वहां से भाग गए थे। यानी विक्टिम के साथ 30 मिनट तक ब्रह्मानंद ही था। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत सेकेंड आइडेंटिफिकेशन में ब्रह्मानंद को विक्टिम ने पहचाना। अब इंस्पेक्टर की बात सुनकर एडवोकेट जज से रिक्वेस्ट करता है कि उस मासूम बच्ची ने सभी अपराधियों को पहचाना है, इसलिए वह इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। तभी इंद्रस्त वहाँ पर अपनी बहस शुरू करता है। वह विपक्ष एडवोकेट से कहता है कि आधे घंटे के बेस पर आपने ब्रह्मानंद को आरोपी कैसे मान लिया, जिस पर जज उसे कोर्ट का समय बर्बाद न करने को कहती है। अब इंद्रस्त बहस करते करते ही हकलाने लगता है, जिस पर जज उसे पानी पीने को बोलती है। जिसके बाद इंद्रस्त जज से रिक्वेस्ट करता है कि सेकेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताया जाए, जिस पर इंस्पेक्टर उसे बताता है कि बच्ची 4 अपराधियों को पहचान चुकी थी, लेकिन जैसे ही ब्रह्मानंद को लाया गया तब बच्ची स्ट्रेस में बेहोश हो गई। फिर बच्ची के पिता ने बताया कि उसने अपनी दवा नहीं खाई है, इसलिए ऐसा उसके साथ हुआ। जिस पर इंस्पेक्टर बेनिक्स उससे उस दवा का नाम पूछता है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसका ड्राइवर भी वही दवा खाता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर ने उस दवा को बच्ची के पिता को दिखाकर कंफर्म किया और उसे वह दवा दिया। नॉर्मल होने पर फिर उस बच्ची ने ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई किया। अब इंद्रस्त रिपोर्ट को वहाँ पर ध्यान से पढ़ता है और इंस्पेक्टर से उसके ड्राइवर की एज पूछता है, जो कि 45 साल का था। जिसके बाद वह जज से कहता है कि एक बच्ची और एक 45 साल के व्यक्ति के लिए दवाई का डोज अलग अलग होता है। वह इंस्पेक्टर बेनिक्स से उस दवा का डोज पूछता है, लेकिन वह उसका डोज वहाँ पर नहीं बता पाता। जिस पर इंद्रस्त कहता है कि दवा का हैवी डोज एक 9 साल की बच्ची के लिए जानलेवा भी हो सकता है। जिस पर जज ड्रग स्पेशलिस्ट से सलाह के लिए कहती है, जिस पर न्यूरोलॉजिस्ट उन्हें बताता है कि हाई डोज के कारण कंफ्यूजन और कंसंट्रेशन लॉस हो सकता है, जिससे बच्ची को कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इंद्रस्त वहाँ जज से बोलता है कि ब्रह्मानंद के खिलाफ पुलिस के पास कोई और सबूत नहीं है सिवाय विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन के, जो कि उसने हाई डोज दवा लेने के बाद किया, इसलिए उसे माना नहीं जा सकता। अब जज यहाँ पर पुलिस की लापरवाही पर इंस्पेक्टर बेनिक्स पर कार्रवाई करने का आदेश देती है और इस केस को री इन्वेस्टिगेशन करके 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को कहती है। तभी इंद्रस्त जज से कहता है कि गार्गी को उसके पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसने इसके लिए कई बार पटिशन भी दायर किया। जिसके बाद जज पुलिस को आदेश देती है कि उसे उसके पिता से मिलने दिया जाए। कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होने के बाद बाहर खड़ी मीडिया गार्गी से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है, जिस पर गार्गी बोलती है कि आप लोग केवल न्यूज को बना रहे हो। तभी वहाँ पर गार्गी अपने बचपन के दिनों को याद करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे उसके मैथ के टीचर को उसकी गंदी हरकतों के लिए फटकारा था। अब भला ऐसे पिता इतनी उम्र में किसी बच्ची के साथ कैसे दुष्कर्म कर सकते हैं। खैर, अब गार्गी और इंद्रस्त जेल में ब्रह्मानंद से मिलने जाते हैं, जहाँ गार्गी अपने पिता की ऐसी हालत नहीं देख पाती, इसलिए वह छुपकर दीवार के पीछे ही रोने लगती है। इंद्रस्त ब्रह्मानंद को बताता है कि हमारे पास 7 दिन का समय है, इसलिए तुम मुझे उस घटना वाले दिन की सारी बात बताओ। जिस पर ब्रह्मानंद कहता है कि मुझे उस दिन काम पर नहीं जाना था। मैंने उस दिन सीढ़ियों पर जब उस बच्ची को देखा तो मैंने वही किया जो एक पिता करता है। मैंने उसे उसके घर पहुँचाया और फिर वहाँ साफ सफाई की, जहाँ डॉक्टर बच्ची के पिता को बताता है कि उसे इंटरनल इंजरी हुई है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जिस पर मैंने भी उन्हें यही सलाह दी थी। फिर वह बताता है 8 बजे मैं वहाँ से निकल गया था। अब इंद्रस्त पूछता है कि तुम्हारी शिफ्ट तो 6 बजे खत्म हो जाती है, तो तुम 6:30 बजे तक क्यों रुके थे। जिस पर ब्रह्मानंद बोलता है कि उस दिन सैंड्रा के पिता ने छुट्टी ली थी, क्योंकि सैंड्रा को देखने लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए मुझे नाइट शिफ्ट भी करना था और सुबह से वहाँ काम करते करते मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ लिफ्ट में रखी हुई थोड़ी सी ब्रांडी पी ली थी ताकि थकान कुछ कम हो। और मैंने पुलिस को यह बात इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब बच्ची की मदद करने पर मेरा ये हाल है तो ब्रांडी वाली बात सुनकर
पर पुलिस न जाने क्या करती। वहाँ पर ब्रह्मानंद की सारी बातें इंद्रस्त नोट कर लेता है। ब्रह्मानंद बोलता है कि बच्ची जितनी बार उसे देखेगी वह उसे ही अपराधी समझेगी, क्योंकि आखिरी बार उसने मुझे ही देखा था। अब गार्गी वहाँ अपने पिता की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। उसके बाद इंद्रस्त और गार्गी शांति अपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ के सेक्रेटरी से मिलने, जहाँ उन्हें अंदर जाने नहीं मिलता। जिसके बाद वो सैंड्रा के पिता से पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। वह बताता है कि उस दिन वह छुट्टी पर था, क्योंकि सैंड्रा को देखने लड़के वाले आए थे, इसलिए वह दूसरे दिन ही काम पर गया था। उसके बाद गार्गी बिल्डिंग के इंचार्ज से पूछती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बेनिक्स बच्ची के पिता से मिलता है, जिस पर बच्ची का पिता इंस्पेक्टर से कहता है कि मेरी बेटी मुझसे तक डरने लगी है। इंस्पेक्टर उनसे एक मौका मांगता है ताकि वह फिर से 5वें अपराधी ब्रह्मानंद की पहचान कर सके, लेकिन बच्ची का पिता कहता है कि तुम्हारी बेटी होती तो तुम शायद उसका दर्द समझ पाते। जिस पर बेनिक्स उसे अपनी 3 साल की बच्ची का फोटो दिखाता है और साथ ही वह हथियार भी दिखाता है जो कि पीड़ित बच्ची का पिता ब्रह्मानंद को मारने के लिए कोर्ट की भीड़ में ले गया था। जिसके बाद बेनिक्स अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बताता है कि 7 मार्च को फिर से आइडेंटिफिकेशन हम करवा सकते हैं। उसके बाद गार्गी और इंद्रस्त बच्ची के पिता से मिलने जाते हैं, जहाँ वह उस बच्ची से मिलने का रिक्वेस्ट करते हैं। जिस पर बच्ची का पिता उनसे कहता है कि मेरी बच्ची रोज रात को दर्द से चिल्लाती है, लेकिन मेरे वहाँ जाने पर वह मुझे भी कोई और आदमी समझती है। मुझे उसका यह दर्द नहीं देखा जाता। उसकी माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी। अब वह इस घटना के बाद वह बहुत ही गहरे सदमे में है। न जाने कैसे ये सब हो गया। ऐसे हैवानों को तो सजा मिलनी चाहिए। यह कहते कहते ही वह रोने लगता है। फिर वो गार्गी से कहता है कि उस दिन पुलिस के सामने भी मेरी बेटी बहुत घबरा रही थी। वह ठीक से किसी को पहचान नहीं पा रही थी। गार्गी उससे 2 मिनट बच्ची से बात करने को कहती है, जिस पर वह बोलता है कि 2 मिनट नहीं, पूरा 10 मिनट दिया, आप जाओ अपनी तसल्ली कर लो। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर दोनों को वहाँ से भगा देता है। अब अगले ही दिन कोर्ट में इंद्रस्त जज को सबूत के तौर पे बच्ची के पिता का एक वीडियो दिखाता है, जिसमें बच्ची का पिता कहता है कि उस दिन उसकी बेटी ठीक से ब्रह्मानंद को नहीं पहचान पाई थी, लेकिन अगली बार वो उसके साथ वहाँ आएगा जहाँ वह ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई करेगी। अब इसी पॉइंट पर इंद्रस्त जज से कहता है कि बच्ची ने अपने पिता की मदद से ब्रह्मानंद को पहचाना था, क्योंकि उसका पिता उसे गुनहगार मान चुका है और इस वीडियो में भी वह मान रहा है कि ब्रह्मानंद को पहचानने में उसने बच्ची की मदद की और आगे सभी परेड में ही ऐसा होगा। इसलिए मैं जज से अपील करता हूँ कि आगे कोई भी आइडेंटिफिकेशन ना किया जाए। जिस पर जज वह वीडियो फिर से देखती है और दूसरे ही दिन परेड करने का ऑर्डर देती है, जिसमें बच्ची का पिता वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। अब दूसरे ही दिन कोर्ट की कार्यवाही में उस बच्ची को पेश किया जाता है, लेकिन जब वह दूसरी तरफ खड़े ब्रह्मानंद को देखती है तो उसे अपने साथ हुए उस हादसे की याद आने लगती है और वह घबराने लगती है और अपने पापा को आवाज लगाती है। लेकिन इंस्पेक्टर के रोकने के बाद भी बच्ची का पिता उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब इंद्रस्त यहाँ कहता है कि परेड आइडेंटिफिकेशन ही एकमात्र सबूत था जो कि मैं प्रूव कर चुका हूँ कि वो गैर कानूनी तरीके से करवाया गया था। फिर भी अदालत ने इन्हें आज एक और मौका दिया, लेकिन रिजल्ट इसका आपके सामने है। वह कहता है कि मैं समझता हूँ यह मामला एक मासूम बच्ची का है जो कि बहुत ही तकलीफ भरा है, लेकिन यह बात मेरे क्लाइंट पर भी लागू होती है जो कि 60 साल की उम्र में वो और उसका परिवार सह रहा है, जबकि ब्रह्मानंद 2 बेटी का पिता भी है। सारी मीडिया ने उसे पहले ही अपराधित घोषित कर दिया है और ब्रह्मानंद का कारण सिर्फ यह है कि वह यह नहीं बता पा रहा कि वह 6 से 6:30 के बीच कहाँ था। वह कोर्ट से अपील करता है कि ब्रह्मानंद पर लगे आरोपों को खारिज किया जाए, वह उसे जल्द से जल्द बेल पर रिहा किया जाए। जिस पर विपक्ष का वकील ऑब्जेक्शन उठाता है, लेकिन जज वहाँ कहती है कि बच्ची ने अभी तक यह नहीं कहा कि ब्रह्मानंद बेगुनाह है, इसलिए उसके अगले बयान होने तक यह केस जारी रहेगा। इसलिए जज वहाँ पर ब्रह्मानंद को कंडीशनल बेल दे देती है, लेकिन यदि अगली परेड में बच्ची ने ब्रह्मानंद की पहचान कर ली तो बेल कैंसिल करके ब्रह्मानंद को हिरासत में ले लिया जाएगा। उसके बाद गार्गी अपने पिता के साथ घर जाती है। घर पहुंचकर ब्रह्मानंद अक्षरा को पूछता है, जो कि उस वक्त दूध लेने गई होती है। तभी हम देखते हैं कि गार्गी के घर के बाहर पीड़ित बच्ची का पिता हथियार लेकर बाहर बैठा होता है, जिसे देख गार्गी और इंद्रस्त बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर अक्षरा आती है, जिसे देख वह बच्ची का पिता भावुक हो जाता है और वो वहीं रोने लगता है और अक्षरा के माथे पर किस करके उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद वह वहाँ से रोते हुए अपने भाई के साथ चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ मीडिया भी जज पर इस केस के फैसले को लेकर दबाव बनाती है, जिस पर जज मीडिया से कोऑपरेट करने को बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मानंद और सैंड्रा के पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गार्गी अपने पिता से कहती है कि माँ ने कहा है हमें यह शहर छोड़कर जाना होगा, लेकिन यह केस खत्म होने तक हम बाहर कहीं नहीं जा सकते। जिस पर ब्रह्मानंद भी
अब गार्गी सैंड्रा के पिता से पूछती है कि पापा कौन सी शराब पीते हैं। वह बहुत तनाव में है, जिस पर सैंड्रा का पिता गार्गी से कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद वो गार्गी के पास आता है और कहता है कि मैंने ब्रह्मानंद को बेड पे लेटा दिया है, और वो गार्गी से माफी मांगने लगते हैं कि इस केस के चलते वो बहुत डर गए थे, इसलिए वह उससे और उसके परिवार से मिलने नहीं आ पाए। जिस पर गार्गी उनसे कहती है कि मेरे पापा के आप ही इकलौते दोस्त हो, इसलिए आप आते जाते रहिएगा। अब बातों ही बातों में सैंड्रा का पिता गार्गी से कहता है कि सैंड्रा पिछले ही हफ्ते अपने दोस्त के साथ भागकर शादी कर ली। जिस पर गार्गी उससे कहती है कि आपने तो उसके लिए लड़का देखा था ना। जिस पर वह बताता है कि हाँ, उस दिन लड़के वाले देखने घर आए थे। लड़का बैंक में जॉब करता था, लेकिन उस दिन सैंड्रा ने उनसे कहा कि वह किसी और से प्यार करती है, जिसके बाद मैंने उसे बहुत मारा भी। अब यहाँ गार्गी कहती है कि सैंड्रा ने जो किया वो गलत है, लेकिन शराब पीकर बेटी को मारना भी गलत है। वह कहती है कि अगर आप उसे प्यार से समझाते तो हो सकता बात बन सकती थी। जिस पर सैंड्रा का पिता कहता है कि ब्रह्मानंद ने भी उसे उस दिन यही बात समझाया था और नशा उतरने तक मुझे वहीं अपार्टमेंट में ही रुकने को कहा। अब उसकी बात सुन गार्गी को शक होता है, क्योंकि सैंड्रा के पिता ने पहले उससे कहा था, क्योंकि वह अगले दिन ही सुबह काम पर गया था। जिस पर सैंड्रा का पिता गार्गी से माफी मांगने लगता है। अब अगले ही दिन गार्गी अपने पिता और इंद्रस्त के साथ बेल ऑर्डर पर सिग्नेचर करने पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन जब गार्गी बेल ऑर्डर पर साइन करने जाती है तो उसे उस रात में हुई सैंड्रा के पिता की बातें याद आती हैं, जहां पर सैंड्रा का पिता उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डर गए थे। जहां गार्गी उसे पुलिस को फोन करने को कहती है, तभी सैंड्रा का पिता उससे कहता है कि एक बार मेरी बात सुन लो। वह गार्गी को बताता है कि उस दिन उसे ब्रह्मानंद ने ही फोन करके अपार्टमेंट में बुलाया था, जहां सीढ़ियों पर मैंने एक आवाज सुनी और सबसे पहले मैंने ही उस बच्ची को अर्धबेहोशी हालत में देखा था, और फिर मैं जैसे तैसे टेरेस पे पहुंचा, जहां मैंने ब्रह्मानंद को यह सब कुछ बताया। अब ब्रह्मानंद ने वहां मुझसे कहा कि तुम नशे में हो, इसलिए किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम पर ही केस बन जाएगा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। उसके बाद ब्रह्मानंद ने उसे उस बच्ची को घर पहुंचा दिया और जो भी हो सकता था उसने किया। अब अगले ही दिन ब्रह्मानंद मुझे फोन करके कहता है कि कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम बोलना कि उस दिन लड़के वाले मेरी बेटी को देखने घर आए थे। अब कहानी आती है प्रेजेंट में कि वह 6 से 6:30 के बीच क्या कर रहे थे, लेकिन इसका जवाब ब्रह्मानंद नहीं दे पाता। फिर वहाँ से गार्गी बाहर जाकर उस बच्ची को ले आती है, जहाँ जज और इंस्पेक्टर बेनिक्स भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि पिछली रात ही गार्गी इंद्रस्त के साथ उस बच्ची से मिलने गई थी। जहाँ गार्गी अपने पिता का फोटो दिखाकर बच्ची से पूछती है कि एक आखिरी बार इसे देखकर बताओ कि ये वो इंसान नहीं है ना। लेकिन बच्ची बहुत डरी हुई होती है, लेकिन गार्गी के रिक्वेस्ट करने पर वह उसे बताती है कि यह वही है। तब गार्गी को पता चलता है कि उसके पिता ने भी उस बच्ची के साथ वही किया जो उन 4 अपराधियों ने किया है। ये जानकर गार्गी वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है और उस बच्ची से वहाँ माफी मांगती है। अब प्रेजेंट में गार्गी उससे कहती है कि तुम बिना डरे सबके सामने उसकी पहचान करो, सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। जिस पर वह बच्ची ब्रह्मानंद की तरफ उंगली उठाती है। तब ब्रह्मानंद वहाँ गार्गी से माफी मांगने लगता है और जज उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। उसके बाद गार्गी बाहर जाकर अपने पिता के साथ बिताए पलों को याद करती है। और दोस्तों, इसी के साथ होता है इस स्टोरी का अंत।